स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी कथाकार वंदना बाजपेयी द्वारा लिखी कहानी 50 की एक 50 की एक। मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के नीचे फुटपाथ पर ही रेहड़ी वाले अपनी रेहड़ी पर ग्राहकों को बुलाने का प्रयास करने लगते हैं। उनकी वजह से कभी-कभी जगह इतनी कम हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी न किसी की रेहड़ी पर ही गिर पड़ेंगे और नुकसान की भरपाई में बेवजह पैसे ठुक जाएंगे। हमेशा नमिता बहुत तेजी से फुटपाथ पार करती है ताकि जितना कम से कम हो सके उतना ही शोर उसके कानों में पड़े। पर आज आज जैसे पैर उठने से ही इनकार कर रहे हों, जैसे थके हुए मन की सारी थकान पैरों ने अपनापन निभाते हुए अपने ऊपर ले ली हो। उसने एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। हर बढ़ते कदम के साथ आवाजें उसके कान में चुभने लगी। अंडा आमलेट, अंडा आमलेट, मूंगफली ताजी कुरकुरी, जाड़े की मेवा, आइए आइए गोलगप्पे। खाने पीने की चीजों की इन तमाम आवाजों के बीच में एक बिल्कुल अलग आवाज ने उसके कदमों को रोक दिया। 50 की एक, 50 की एक, आइए 50 रुपए में एक किताब ले जाइए। एक 13-14 साल का एक लड़का जमीन पर चादर बिछाकर पुरानी किताबें बेच रहा था। जहां दूसरी रेहड़ियों पर लोगों का हुजूम था, वहां वो बच्चा ग्राहकों की एक नजर पाने के लिए कुछ ज्यादा ही जोर से आवाज लगा रहा था। केवल इक्का दुक्का लोग ही रुककर पन्ने पलटकर देख रहे थे और खरीद तो और भी कम रहे थे। 50 की एक, 50 की एक कहते हुए वो बच्चा उसके पास आकर बोला, बहुत सस्ती है, ले लो मैम। जाओ यहां से, कोई और ग्राहक नहीं है क्या? ना जाने क्यों उसका स्वर तल्ख हो गया। आज उसका मूड वैसे ही बहुत खराब था जब रेहाना ने ही समझाया था। अस्वीकृति से निराश क्यों होती है? एक कहानी ही तो अस्वीकृत हुई है, तेरा पूरा लेखन तो नहीं। तू अच्छा लिखती है, तू अपनी कहानियों पर और मेहनत कर, जरूर छपेंगी। फिर संग्रह भी ले आना। 2 कहानियों में तो रेहाना भी लगी थी उसके साथ। कितने सवाल उठाकर उसने कहानी को समझने की नई दृष्टि दी थी उसे। फिर भी अस्वीकृति का भय उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि अपनी कुछ कहानियों में सुधार करने के बाद भी उसने सोच लिया था कि उन पत्रिकाओं में नहीं भेजेगी। उसके जैसे नवलेखकों ने उससे कहा भी था कि अरे, वहां तो बड़े लोगों की छपती हैं रचनाएं, हमें कौन पूछेगा। सोर्स चलता है, कांटेक्ट हो तो छप जाएगी, वरना। इसलिए उसने उन्हीं की सलाह पर सीधे संग्रह प्रकाशित करवाने का मन बना लिया। रेहाना के मना करने के बावजूद अपने उन्हीं दोस्तों के समझाने पर वो किसी स्थापित प्रकाशक से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाई और कुछ बिल्कुल नए प्रकाशकों से ही बात की। सबने उसकी रचनाओं को देखा, सराहा, पर सबका कहना था कि वो घर से पैसा लगाकर किताब नहीं छापेंगे, इतनी बिकती कहाँ है। अभी एक प्रकाशक से ही मिलकर आ रही थी। उसने पान की पीक थूकते हुए एक लंबी रकम की बात सामने रख दी। और प्रमोशन? उसके इस प्रश्न पर जोर से हंसते हुए उसने कहा, आप पैसा दे दीजिए, हम छाप कर दे देंगे। बाकी कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, आप जाने। घर से पैसा? शब्द एक बार फिर से उसके सिर पर पत्थर की तरह टकराया। यही तो कहा था विक्रम ने जब उसने लेखन की इच्छा जाहिर की थी, कुछ भी करो पर घर से पैसा ना लगाना। तब से कितनी बार ये शब्द सुन चुकी है। बच्चों के बड़े हो जाने पर जब खालीपन उसे काट खाने को हुआ तो अपने बचपन के शौक
लेखन पर हाथ आजमाना शुरू किया था। बड़े शौक से पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली रेहाना को पढ़वाई थी। बहुत खुश हुई थी वो उसके इस हुनर को जानकर। कुछ सुझाव भी दिए थे उसने। दरअसल रेहाना उर्दू में लिखती है। उसी ने सलाह दी थी कि फेसबुक ज्वाइन करो। सच, ये एक अलग ही दुनिया थी। कितनी पत्र पत्रिकाओं से यहाँ परिचित हुई थी। कितने लेखक संगठनों के नाम जाने थे उसने यहाँ। कुछ प्रवेशांक वाली त्रैमासिक अर्धवार्षिक पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं प्रकाशित भी हुई थी। कितना खुश हुई थी वो उस दिन। विक्रम को, घर वालों को, आस पड़ोस को सबको दिखाया था। व्हाट्सएप पर मोबाइल से फोटो खींचकर सब नंबरों पर सेंड किया था। बधाई भी खूब मिली थी। पर लेखक संगठन हो या नई पत्रिकाएं, ज्यादातर का यही कहना था कि सदस्यता लें। आखिरकार हम घर से पैसा लगाकर कहाँ तक चलाएं। उसने कुछ की सदस्यता ली भी थी। रेहाना ने भी नहीं टोका था, पर वो तो हमेशा उसे और मेहनत करने पर जोर देती थी। कभी कभी उसे रेहाना पर गुस्सा भी आता। उसने अपनी 2 कहानियां, जिन पर रेहाना ने काम करने को कहा था, एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका में भेज दी, जो अस्वीकृति के साथ वापस आ गई। मन टूट गया उसका। तभी तो प्रकाशक के पास गई थी सब कहानियां लेकर संग्रह छपवाने। पर वहां भी घर से पैसे का वही पुराना राग दोहराया जा रहा था। 50 की एक, 50 की एक आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। ना जाने क्यों उसके मन में कौतूहल जगा और वो थोड़ा सा किनारे होकर उन किताबों को गौर से देखने लगी। वैसे भी उसे अभी कुछ देर इंतजार करना था। थोड़ी देर में रेहाना आने वाली थी। आगे उन्हें साथ ही जाना था। पहले उसने सोचा था फुटपाथ से उतरकर थोड़ा दूर नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर इंतजार करेगी। पर किताबें देखकर मन बदल गया और सोचा इंतजार तो करना ही है, यही सही। स्वेट मॉडर्न, नॉर्मन विंसेंट पील, रोहंडा बायर्न आदि अंग्रेजी लेखकों की किताबें, अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवादित, सभी के विषय पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प आदि। इनके एक छत्र शासन के बीच कुछ साहित्य की किताबें, ज्यादातर अंग्रेजी की और कुछ हिंदी की। बस कुछ सोचते ही ना जाने कितने सुविचार उसकी आंखों के आगे तैर गए, जिसमें किताबों को जन्नत का दरवाजा बताया गया था। उसने नजर भर भीड़ की तरफ देखा। यह कौन है जन्नत की सैर करने का इच्छुक? खाने पीने और पहनने में हजारों खर्च कर देने वाले लोग किताबों में 50-100 रुपए भी खर्च करना नहीं चाहते। वो उनकी मूलभूत आवश्यकता जो नहीं, उनके बिना भी काम चल जाता है। कभी सास बहू के सीरियल में, कभी पड़ोसन के साथ गप गोष्ठी में, तो कभी दोपहर में झपकी मारते हुए समय तो कट ही जाता है। कितने लोग होते हैं जिनके अंदर बौद्धिक भूख भी होती है, खासकर हिंदी पट्टी में, जहां मांग कर किताबें ज्यादा पढ़ी जाती हैं। सरिता जैसी पत्रिका विज्ञापन निकालते निकालते थक गई। क्या आप मांग कर खाना खाते हैं? मांग कर कपड़े पहनते हैं? तो फिर मांग कर किताबें क्यों पढ़ते हैं? शायद अब भी ये विज्ञापन आता हो, पक्का नहीं कह सकती। बहुत दिनों से उसने सरिता पढ़ी ही नहीं है। वो भी तो ऐसी ही हो गई है। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। बचपन सामने आकर खड़ा हो गया। जब पिताजी धर्मयुग सरिता, नया ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हंस, कादम्बनी आदि न जाने कितनी किताबें खरीद कर लाया करते थे। घर में सोफे के बगल में एक तिकोनी मेज में उस महीने की पत्रिकाएं सज जाती थी। पिताजी पढ़ने के शौकीन थे। अक्सर वो उसी तिकोनी मेज के पास बड़ा सा चश्मा लगाए किसी किताब में डूबे रहते। कभी कभी अपनी डायरी निकालकर कुछ लिखते।
पांचों भाई बहनों में केवल उसे ही पढ़ने का शौक विरासत में मिला था। किताब को पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पढ़ना उसका ऐसा शौक था जिसके लिए वो कभी कभी नहाना टाल जाती तो कभी खाना। किताबें पढ़ते पढ़ते कब वो कुछ तुकबंदियां मिलाने लगी और कब स्वतः ही कविताएं फूट पड़ी उसे खुद नहीं पता चला। वो रस्किन बॉन्ड का प्रसिद्ध कथन है ना, एक अच्छा लेखक वो है जो अपने पाठक को भी लेखक बना दे। धीरे धीरे उस तिकोनी मेज के पास पड़े दूसरे सोफे का कोना उसकी शरण स्थली बनने लगा। वहीं अक्सर पिताजी के साथ कहानियों पर लंबी चर्चा भी हो जाती। धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं के स्थान पर साहित्य की किताबें उसी तिकोनी मेज पर सजने लगी और तिकोनी मेज से उसका रिश्ता और भी घनिष्ठ होने लगा। इतना घनिष्ठ कि जब विवाह के बाद पिताजी ने उससे कहा कि इस घर की कोई भी चीज स्मृति के रूप में ले जाना चाहो तो ले जाओ, तो उसने उस तिकोनी मेज को ही चुना था। जब यही प्रश्न पिताजी ने दोनों बड़ी बहनों से पूछा था तो एक ने माँ के टॉप्स लिए थे, वह दूसरी ने मूंगा जड़ी अंगूठी। पर उसके लिए इन सब चीजों की कीमत से कहीं ज्यादा थी उसकी भावनाओं की कीमत, और अपनी निगाह में उसने सबसे कीमती चीज चुनी थी। 50 की एक, 50 की एक। फिर तेज आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। वो पास के पोल से थोड़ा टिक कर खड़ी हो गई। उसने आसमान की ओर देखा। बादल सूरज को ढक रहे थे। उसे हल्की सी ठिठुरन महसूस हुई। उसने बैग से शॉल निकालकर ओढ़ ली और फिर वैसे ही खड़ी हो गई। वो लड़का अभी भी वैसे ही किताबें बेच रहा था। वैसे ही इक्का दुक्का लोग उसकी तरफ जा रहे थे। ना जाने क्यों वो भीड़ में संभावित ग्राहकों को ढूंढने लगी। उसकी बगल से दो लड़कियां बातें करती हुई निकल गई। यार, रणवीर सिंह कितना क्यूट है, मैं तो उसकी एक भी फिल्म मिस नहीं करती। दूसरी बोली, नहीं रे, मेरे वरुण धवन के आगे कुछ भी नहीं। दोनों हंसकर आगे बढ़ गई। वो सोचने लगी, ये क्या पढ़ेंगी, इन्हें फिल्मों से ही फुर्सत नहीं। ये लेखक कितना मर मर के लिखते हैं, पर इनकी नजरों में तो फिल्म के हीरो ही सब कुछ हैं। हाँ, फिल्मी पत्रिकाएं जरूर खरीदती होंगी। मसाला जो परोसती हैं, किसका किसके साथ इश्क चल रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है। ओह, स्वतः ही उसके होठ भिज गए। उसने पास से गुजरते हुए हर आदमी पर गौर करना शुरू किया। जो अकेले थे वो तो बेचारे मौन ही थे, पर जो साथ साथ चल रहे थे उनमें से ज्यादातर के पास राजनीति, धर्म या ऐसे मुद्दे थे जो आसानी से बहस हो सकती हो। इनका साहित्य से वास्ता नहीं हो सकता। इन्होंने तो मोबाइल में कई सारे न्यूज ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे, सबसे पहले सबसे ताजा खबर पाने के लालच में। घर जाकर भी वो बीवी को चाय लाने का ऑर्डर दे, टीवी पर जारी किसी बहस में शामिल हो जाते होंगे। क्या फायदा इन बहसों का, क्या बदल जाएगा देश इनसे। बहसें बढ़ रही हैं, फिर भी फिर भी हर तरह की कट्टरता तो बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। बिल्कुल भी नहीं। देश साहित्य से बदलता है, धीमे धीमे पर सशक्त तरीके से। अरे, 10 साल किसी देश को दूर कर दो साहित्य से, फिर देखो मानवता किधर चली जाएगी। पर किसको समझाए, विक्रम भी तो ऐसे ही हैं। राजनीति के अलावा एक शब्द भी तो नहीं पढ़ते, उसका लिखा भी नहीं। एक कसक सी मन में उभर आई। उसने फिर भीड़ को देखना शुरू किया। कुछ बच्चे पास से निकले, कंधों पर भारी बस्ते। स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से हॉबी क्लास, फिर घर जाकर स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क। नो तो पलक झपकते बच जाता है। बच्चे तो मशीन बना दिए हैं सबने। उसे पड़ोस की ममता की याद आई। बच्चे का इतना मन करता है किताबें पढ़ने का, पर वो तो बस सिलेबस पढ़ो,
का डंडा जमाए रहती हैं। बेचारा हर रविवार उनके घर आकर चुपचाप पढ़ता है। ढेर सारी किताबें। कहने दो ममता और उसके जैसी माँओं को। देखना, जब यही बड़े होकर माँ बाप को नहीं पूछेंगे तो यही माँ बाप बच्चों को दोष देंगे। हमने क्या नहीं किया इनके लिए। अरे हॉबी कोर्स की जगह साहित्य पढ़ाते, पढ़ने की आदत विकसित करते, जैसे उसके पिता ने करवाई थी। कहा नहीं गया है, जब तक कविता बची रहेगी, मानवता बची रहेगी। पर भागने दो। देखना, एक दिन आएगी अकल, फिर लौटेंगे जैसे सुबह का भूला लौटता है घर। अपनी ही बात सोचकर वो मुस्कुरा उठी। भविष्य ने उसे आशान्वित किया और डूबते सूर्य के संध्या वंदन में आमीन के साथ उसके नेत्र झुक गए। तभी दो औरतें पास से गुजरी, यही कोई 30 से 40 के बीच की उम्र की। दोनों की बातों का मतलब ये था कि आज तो घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। अभी बच्चे को ट्यूशन से लाना है, खाना बनाना है, सुबह की तैयारी और भी ना जाने क्या क्या। मतलब मरने की भी फुर्सत नहीं है। ये बेचारी क्या किताब खरीदेंगी, समय कहाँ है पढ़ने का। उसके जैसी पढ़ने की शौकीन भी तो शादी के बाद कितना कम पढ़ पाती थी, वो भी रात को ही, नींद से समय चुराकर। उसने भी तो 40 के बाद, जब बच्चे हॉस्टल में चले गए और विक्रम अपने ऑफिस दोस्तों और हॉबी में मशगूल हो गए और अकेलापन उसे काटने लगा, तब उसने फिर से पत्रिकाएं और साहित्यिक पुस्तकें मंगवाना शुरू किया। तभी लेखनी फिर से जोर पकड़ने लगी। पहली कहानी माँ पर लिखी थी, फिर एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम पर, जिसमें उसकी खुद की पीड़ा शब्दों में बिखर गई थी। फिर तो एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। बौद्धिक भूख शांत होने से थोड़ी तृप्ति भी मिलने लगी। लिखना शुरू करते ही ना जाने कैसे एक इच्छा पंख फड़फड़ाने लगी कि कोई इसे पढ़े। भले ही लोग कवियों और लेखकों का मजाक उड़ाते हैं कि कवियों के पास जाओ तो रचना सुना सुना के तंग कर देते हैं, पर क्या खाली कवि? वो खुद से ही प्रश्न करती और खुद को ही उत्तर भी देती। कौन है जो अपने सृजन, अपनी रचनात्मकता को दूसरों से बांटना नहीं चाहता? वो तो अपनी कहानी सुनाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। वहीं मिसेस देसाई, जिन्हें बागवानी का शौक है, कोई भी नया पौधा लगाकर देखने के लिए बुलाती है। रीता पाक कला में प्रवीण है, जब भी कुछ नया बनाती है तो डिब्बे में भर के दे जाती है। प्रमीला को पहनने ओढ़ने का शौक है, जहां भी जाती है खास वहां की सिल्क की साड़ी खरीद कर लाती है, फिर सबको चाय पर बुलाकर दिखाती है। कितनी तरह के सिल्क के नाम तो उसे प्रमिला से पता चले। ये सब सहज स्वीकार है, पर बौद्धिकता लोगों को रास नहीं आती। कोई लिखता पढ़ता है तो लोग उससे कन्नी काटने लगते हैं, पता नहीं कौन सी रचना सुनाने लगे, जबकि ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। पर डिग्री लेने के बाद पढ़ने लिखने से नाता तोड़ लिया। उसने फिर किताब बेचते लड़के की ओर देखा। बेचारा कितनी बेच पाएगा, कितना कमा पाएगा। घर से पैसा, प्रकाशक के शब्द उसके मन पर फिर प्रहार करने लगे। अचानक से उसे लगने लगा कि वो लेखन में नहीं, बौद्धिकता के बाजार में उतर आई है, जहां उसकी रचनाएं, सोच, विचार उसका प्रोडक्ट है, जिन्हें उसे बेचना है। यहाँ टिके रहने के लिए उसे बेचना आना ही चाहिए। समझ में आने लगा क्यों किताबों में बेस्ट राइटर की जगह बेस्ट सेलर लिखा जाता है। धुंधली होती आंखों के सामने के सारे दृश्य ओझल होने लगे। वो सप्रयास उस किताब बेचने वाले बच्चे की ओर देखने लगी। अब वो भी ओझल सा होने लगा। अचानक उसे लगा कि उस बच्चे की जगह वो बैठी है। सामने चद्दर पर उसका नया प्रकाशित उपन्यास पड़ा है और वो चिल्ला रही है,
50 की एक, 50 की एक। ले लो, ले लो, बहुत सस्ती है। पर गोलगप्पे, मूंगफली, पॉपकॉर्न खरीदते लोग उसके सामने से ऐसे निकल रहे हैं जैसे वो उन्हें नजर ही नहीं आ रही हो। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे यहीं पर उसके सपनों की दुनिया खत्म हो गई हो। वो आगे कुछ देखना और सुनना नहीं चाहती। तभी उसे लगा कोई उसे झकझोर रहा है। उसने आंखें खोली। रेहाना खुशी से कुछ चिल्ला रही थी। उसको वर्तमान में लौटने में कुछ पल लगे। उसने रेहाना से आंखों के इशारे से फिर से अपनी बात दोहराने को कहा। रेहाना ने चहक कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तू अपनी कहानी पर काम कर, जरूर छपेगी। जिन कहानियों को तुमने ठीक कर लिया था, मैंने तुमसे बिना पूछे भेज दी। देखो, दोनों प्रकाशित हो गई। पता है, मालविका ने अपनी कहानियों के कुछ अंश ही डाले थे फेसबुक पर। एक बड़े प्रकाशक ने खुद मांगी उसकी किताब। किताब भी छपेगी और रॉयल्टी भी मिलेगी। और सुनैना की कहानी वेब सीरीज के लिए सेलेक्ट हो गई है। देखना, एक दिन तेरी भी। बस धैर्य रख और लिखती जा। उसे याद आया कि कितने वरिष्ठ लेखकों के साक्षात्कार पढ़े थे उसने, उनकी असफलताओं के। उनकी पहली और हाल में प्रकाशित किताब में उनकी सतत यात्रा की मेहनत दिखती है। उन्होंने भी तो झेले होंगे निराशा के दौर, रिजेक्शन पर लगे रहे किसी योद्धा की तरह। उसके कानों में रेहाना के आखिरी शब्द गूंजने लगे, बस धैर्य रख और लिखती जा। शायद यही कमी हो रही है, कभी रचना अस्वीकृत हो जाने का अनजाना सा भय, तो कभी बहुत जल्दी कुछ पाने की चाहत कितनों को उनके रास्ते से भटका देती है, कितनों के हौसले पस्त कर देती है। कितने ही फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं और बदनाम हो जाती है साहित्य की दुनिया। उसने रेहाना के हाथ से पत्रिकाएं ली। देश की सबसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं में उसकी कहानियां प्रकाशित हुई थी। उसने आंखें रगड़कर दोबारा देखा। कहानियां भी उसकी थी, नाम भी उसका था। रेहाना कहे जा रही थी, बम्पर खुशखबरी है, तगड़ी ट्रीट देनी पड़ेगी। डबडबाई आंखों को पोंछते हुए उसने हाँ में सर हिलाया। अचानक कुछ भूला सा याद करते हुए उसने किताब बेचने वाले बच्चे की ओर देखा। वहां का सन्नाटा भी टूट चुका था। उसका इंतजार पूरा हुआ। वो जानता था कि कुछ लोग जरूर आएंगे, भले ही वो गोलगप्पों पर टूटती भीड़ नहीं होगी, पर होंगे जिन्हें जरूरत होगी मानसिक खुराक की। वो उसे ढूंढ लेंगे। तभी तो दिन भर से यहाँ बैठा था। उसने साफ साफ देखा कि कुछ लोग किताबें उठाकर पन्ने पलट रहे थे। एक लड़की दूसरी को एक किताब दिखाते हुए कह रही थी, देखो, मेरी पसंदीदा लेखिका की किताब। इनकी किताब तो मैं 2000 रुपए की मिले तब भी ना छोड़ूं। हाँ, ले लो, मैं इस लेखक की लूंगी। उफ, क्या लिखते हैं। इनके एक एक शब्द में दुनिया बदलने की तासीर है। उसने रेहाना की तरफ देखा। चलें? रेहाना ने कहा। उसने फिर से उन पत्रिकाओं को स्नेह से छुआ और आगे बढ़ने लगी। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, फिर भी उसे उस बच्चे की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। 50 की एक, 50 की एक। उस आवाज में एक चहक वो साफ महसूस कर पा रही थी। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका वंदना बाजपेयी द्वारा लिखी कहानी 50 की एक, 50 की एक। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।